सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी वर्तमान में दिए गए उस निर्णय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके द्वारा सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है या जो निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, उनको टीईटी की उत्तीर्ण करने से उन्हें छूट दी गई है। जबकि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि अभी 5 वर्ष से अधिक है और वो सेवा में बने रहना चाहते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। हालांकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 वर्ष का समय उन शिक्षकों के लिए दिया है कि जिसमें वह इस दौरान टीटी परीक्षा को पास कर सकते हैं और अपनी सेवाओं को जारी रख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इस डिसीजन से बहुत सारे शिक्षकों, इसमें लाखों शिक्षक पूरे भारत में होंगे, इनका भविष्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है और उनके आजीविका पर संकट के काले बादल छाए हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तब साथियों, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हालांकि बहुत से लोग इस डिसीजन को गलत बता रहे हैं और उनके अनुसार कि भूतलक्षी प्रभाव से इस डिसीजन को लागू किया गया है, या यूं कहिए कि जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है, तो उसमें टेट परीक्षा को भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जबकि यह कानूनी दृष्टिकोण से यह गलत है। जब कोई व्यक्ति सेवा में आ जाता है, तब उसके लिए सेवाओं में नकारात्मक परिवर्तन वह भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से तो गलत ही लगता है। चलिए, फिलहाल इसमें जो भी है, जो भी इसकी जो कानूनी प्रक्रिया होगी, वो उसका विकल्प हमारे लिए आगे खुला हुआ है। लेकिन हमें वर्तमान की इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हम इस संकटमय परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे पास इस समय 3 मोर्चे खुले हुए हैं, या हम 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ सकते हैं। पहला मोर्चा है, वह है सरकार का, कि यदि हम सरकार से अपने फेवर में कानून बनवाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरा जो मोर्चा है, वह है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और तीसरा मोर्चा जो है, वह खुद से, यानी कि हमें खुद से लड़ाई लड़ना है या खुद से पढ़कर हमें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। दोस्तों, यदि इन तीनों मोर्चों में से हम किसी भी मोर्चे पर अगर हम जीत जाते हैं, तो हमारे लिए क्या है कि लड़ाई हम जीत जाएंगे और हमारी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। यदि सरकार हमारे फेवर में कानून में संशोधन कर देती है, तब हम यह लड़ाई जीत जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट में हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट मानवीय ग्राउंड से या कानूनी ग्राउंड से हमें किसी भी तरह से हमारे पक्ष में निर्णय दे देता है, तो ये टीईटी की बाध्यता हमसे खत्म हो जाएगी, हमारी नौकरी से संकट हट जाएगा। और तीसरा है जो विकल्प, टीईटी परीक्षा का पास करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष का समय हमें अतिरिक्त दिया हुआ है, तो उसमें हम परीक्षा करके अच्छे से तैयारी करके यदि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब भी हम यह लड़ाई जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे तीनों मोर्चों में से यदि हम कोई एक मोर्चा फतेह कर लें, तो हम क्या है, हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी या हम जीत जाएंगे, हमें टीटी की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और हमारी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। मित्रों, लेकिन इसमें जो दो विकल्प हैं, एक तो सरकार से अपने फेवर में कानून बनवाना और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ना, यह दोनों ही विकल्प संगठन के माध्यम से या सामूहिक रूप से हो सकते हैं। जबकि टीईटी परीक्षा को पास करने का जो विकल्प है, वह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है। हमें व्यक्तिगत खुद को जीतना है, खुद से मेहनत करनी है और खुद से तैयारी करके हमें इस परीक्षा को पास करने होंगे। तो उपरोक्त ये दोनों जो मुद्दे हैं, यह हमारे इस वीडियो में चर्चा का विषय नहीं है। हमारा चर्चा का विषय है कि हम टीईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बाकी उन दो विकल्पों को हमें साथ में ध्यान रखकर देखना है और उसके लिए हमें संघर्ष करना है। उसके लिए अलग से रणनीति होगी। हमें अभी इस वीडियो में टीटी की तैयारी हम लोग कैसे करें, इस पर चर्चा करनी है। तो मित्रों, इसमें जो सबसे
प्रमुख कारण है इस समय जो हमारे मन मस्तिष्क में इस समय जो तनाव है, या जो हमारे जो नौकरी पर जो काले संकट छाए हुए हैं या काले बादल छाए हुए हैं संकट के, तो उसको हमें देखना है कि उसको वह हमारे कहीं मानसिक चिंतन को नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा है, अगर वह हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तब हमारी मानसिक शक्तियाँ सारी कुंठित हो जाएँगी और हम तैयारी नहीं कर पाएँगे। और जो कि इस तैयारी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा मन शांत हो और हम अच्छे से अपना अध्ययन करें, और तभी हमारे दिमाग में वह ज्ञान संचित होगा और जो हमारे एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहला है कि हमें धैर्य को धारण करना है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उसके लिए एक निर्णायक रणनीति बनानी है और उस रणनीति पर अमल करना है, तभी हम इस परीक्षा को क्रैक कर पाएँगे और हम इस संकट से निजात पा पाएँगे। देखते हैं कि तैयारी में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, तो और हम उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन चुनौतियों की पहचान करेंगे कि वह कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं जो हमारे सामने उपस्थित हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चुनौती हमारे सामने उपस्थित है, वह है कि हमारे पास समय नहीं है या समय का अभाव है। तो इसको हम देखते हैं कि चूँकि हम लोग सरकारी सेवा में हैं या सेवाएँ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी जॉब के लिए भी समय देना है। हमें स्कूल में उन बच्चों को भी समय देना है जिन्हें हम पढ़ाने जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास तमाम विभागीय और गैर विभागीय काम भी रहते हैं, जिनको हमें समय पर करके देना है, अन्यथा हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तब इस प्रकार हमारे अध्ययन और अध्यापन के लिए जो समय है वह बहुत कम पड़ जाता है। क्योंकि अब अध्यापन का समय तो निश्चित है, वह तो हमें करना ही है, तो अब हमें व्यक्तिगत अध्ययन जो हमें इस परीक्षा के लिए करना पड़ेगा, निश्चित रूप से उस समय की हमारे पास कमी होगी। हालाँकि सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पर विचार नहीं किया है कि ज एक हम इन अध्यापकों से जो टीईटी की परीक्षा जिसको अनिवार्य किया जा रहा है और ये सेवारत हैं, तो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा समय की व्यवस्था की जाती कि उसके द्वारा यह समय का अपना उपयोग करके परीक्षा की तैयारी करते और निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करते। लेकिन ख़ैर यह एक अलग मैटर हो गया, यह हमारे हाथ में नहीं है। हम दूसरी चुनौती को देखते हैं कि इसमें एक बहुत सारे शिक्षक साथियों के सामने ऐज के प्रभाव की भी समस्या आ रही है। बहुत से साथी उस ऐज में हैं जिसमें अब पढ़ाई-लिखाई की बात कुछ न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है। हालाँकि एक अध्यापक का काम जीवन भर पढ़ना और पढ़ाना होता है, वह तो बात ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आज की इस माहौल में देने के लिए जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का स्तर इतना उच्च हो गया है, हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ अलग से समय देना पड़ेगा, तभी जाके हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो यह ऐज का जो फैक्टर है, सभी लोगों के सामने है और यह हमारे हाथ में भी नहीं है। जैसे-जैसे हमारे शरीर की उम्र बढ़ती है, निश्चित रूप से हमारी जो कार्य क्षमता होती है, वह क्या होती है? घट जाती है। इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी तैयारी पर पड़ेगा। तो यह बहुत से लोगों के सामने यह एक समस्या है। अब जो एक समस्या एक और है कि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं, उनसे दूरी बनी हुई है। चूँकि जब हम लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं, तब उस समय में जो भी हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, उसका स्तर और आज की जो वर्तमान की जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनके स्तर में ज़मीन और आसमान का अंतर है। इस समय पेपर का जो स्तर है, वह काफ़ी उच्च आता है और जो हमारा जो अध्ययन है, वह भी हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से उसमें काफ़ी गैप आ गया है। तब उसकी भरपाई भी हमें करनी है, तो यह भी एक हमारे सामने क्या है? चुनौती है। अच्छा, एक चुनौती हमारे सामने और है कि यह जो सब हुआ हमारे लिए एक अप्रत्याशित घटना है। साथियों, इस घटना की किसी भी शिक्षक को शायद उम्मीद नहीं थी और यदि उम्मीद होती तो अब तक तो टीईटी परीक्षा सभी लोग पास भी कर लिए होते। लेकिन यही मान के चल रहे थे कि यह जो टीईटी की जो परीक्षा है, तो जब से ये कानून लागू हुआ है तो उसके बाद से आने वाली भर्तियों पर यह प्रभावी होगा। लेकिन सरकार ने इसे जो पुराने शिक्षक साथी हैं, उन सभी पर इसको लागू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुष्टि कर दी, जिसके फलस्वरूप यह एक संकट उत्पन्न हो गया। तो जब हमारे ऊपर कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तब निश्चित रूप से ही हमारा जो मानसिक संतुलन होता है,
वह खराब होता है। और इस समय सबको अपने जॉब जो है उसके जो जाने की जो चिंता है वह निश्चित रूप से है। और जब चिंतन खराब होता है, तब हम कोई भी जो परिस्थिति होती है उससे बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता खोजना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे सामने यह जो चुनौतियां हैं वो बहुत विकराल रूप में खड़ी हुई हैं और हमें इनसे निजात पाना है। अभी देखते हैं कि आगे और इसमें क्या किया जा सकता है, मतलब इसके समाधान क्या है। तब इसमें हम देखते हैं कि अभी जो हमने चुनौतियों पर जो चर्चा की है, तो उसमें जो पहली जो चुनौती थी हमारे सामने कि हमारे पास समय का अभाव है। तब इसमें समय के अभाव को हम कैसे दूर करें या कैसे इस परिस्थिति से हम निपटें, तो उसके लिए हमें समय को क्या करना पड़ेगा, आपको समय को चुराना पड़ेगा। सभी के सामने इस समय यह बहुत ही विपरीत परिस्थिति है कि समय का अभाव है और हम समय को चुराएं कैसे। हमारे पास दोहरी जिम्मेदारियां हैं। एक तो हमें सबसे पहले अपने विद्यालय या अपने जो सेवा संबंधी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन पर समय पूरा अपना व्यतीत करना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा मोर्चा है हमारे पास, हमारा घरेलू मोर्चा, जिसमें हमें समय देना पड़ता है। तो इन दोनों ही जो सेवाएं हैं, हमारी घरेलू सेवा और जो हमारी सरकारी सेवा, इन दोनों ही सेवाओं में हमें समय बराबर देना है और इनमें हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमें समय को चुराना है। हमारे पास जो हमारे जो पर्सनल काम होते हैं या इनको इस तरह से हमें मैनेज करना है कि हम अपने पढ़ाई के लिए प्रतिदिन घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय इतना तो हमें निकालना ही पड़ेगा। कि नहीं तो जो अभी फिलहाल तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब शायद टीईटी की जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह भी आ गई है और वह 29 और आपका 30 जनवरी 2026 में यूपी टीईटी का एग्जाम प्रस्तावित हो गया है। तब इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 5 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। 4 माह 20 दिन का लगभग हमारे पास टोटल समय बचा हुआ है। अब इस समय में हमें इस तरह से हमें अपना शेड्यूल बनाना है कि हम अपनी जो टीटी परीक्षा के लिए जो भी पूरा सिलेबस है उसको हम पूरा कर सकें। और यह सब पूरा व्यक्तिगत मामला है और हमें अपना समय का मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि जो भी हमारे पास जो हमारे व्यक्तिगत समय की जो हम लोग आराम करते थे या और भी जो भी काम है जिनको हम आगे टाल सकते हैं उनको ना करके हमें अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा। कभी जो भी हमारे पास जॉब में रहते हुए वहाँ पर हमारे विद्यालय में जो समय यदि कुछ मिल जाता है पढ़ने के लिए या वो रास्ते में जब जाते आते हैं तो उसमें या कोई भी इस तरह से यह सब व्यक्तिगत मामला है और उसमें हमें नहीं पढ़ना है। सभी लोगों को अपना टाइम का मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि समय तो थोड़ा बहुत निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो यदि समय नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब दूसरा कारण देखिए कि जो एज का प्रभाव है। साथियों, एज का प्रभाव यह एक जैविक प्रक्रिया है और यह सभी के साथ होना है। इसमें किसी का कोई भी बस नहीं है, ना कोई हस्तक्षेप है, प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट हमें देखना है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हम लोगों के अनुभव भी बढ़ते हैं और हमारी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। ये हमारे पास क्या है, दो प्लस पॉइंट हैं, ये दोनों बढ़ते हैं, अनुभव भी बढ़ते हैं और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं समृद्ध हो चुका होता है। तो यह हमारे पास प्लस पॉइंट है और इसको हमें इस रूप में लेना चाहिए कि जैसे हमारी एज हुई है तो हम निश्चित रूप से हमारे पास ज्ञान भी अधिक होगा। बस हमें उस दिशा में उस अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है या उस दिशा में हमें अपना रिवीजन करना है। बाकी जो हम लोग हैं वह कोई बगैर पढ़े लिखे लोग तो है नहीं है। सारा ज्ञान सारी शिक्षा हमने अर्जित की है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बस एक लर्निंग गैप हो गया, एक टाइम का गैप हो गया है कि उस टाइम में हमने अपने आप को, हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें कंपटीशन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई तो हमने उस स्तर की तैयारी नहीं की। तो हम देखते हैं कि इस एज के प्रभाव को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और कहीं ना कहीं हम अब जो टॉपिक है
जब हम छोटे थे उस टॉपिक को देर में समझ पाते थे, लेकिन यदि अब हमें कोई वह टॉपिक समझा दे तो उसको हम क्या है, जल्दी समझ सकते हैं। तो यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है और इस पर निश्चित रूप से ही हमें गौर करना होगा। मित्रों, एग्जाम क्रैक कैसे करें, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है इसमें कि हमें एक पहला सूत्र याद रखना है कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसका तात्पर्य है कि हमें इस समय तरह-तरह के नोट्स मिलेंगे आपको, ढेरों स्टडी मटेरियल मिलेंगे, ठीक है? कई सारे ग्रुप्स में आप जॉइन होंगे, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे। तो इन सब में कई सारे यूट्यूब चैनल भी हैं। तो इन सब में आपको इतना ज़्यादा अध्ययन सामग्री मिल जाएगी कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें यही है कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें हर एक पीडीएफ को नहीं पढ़ना है, हमें हर एक ग्रुप में जॉइन होकर के उसमें जो भी स्टडी मटेरियल आ रहा है, हमें उस सबको नहीं देखना है, सबको नहीं पढ़ना है। हमें हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सम्मिलित ना होकर या हमें हर एक यूट्यूब चैनल से कुछ ना कुछ यह मानसिकता नहीं बनानी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या होगा, हम कन्फ्यूज़ होंगे और अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे और हमारा जो गोल है, हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। इसलिए हमें क्या है, पहला सूत्र याद रखें कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब दूसरा है कि हमें अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ना है। जो हमारी जो क्षमता है, उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। बहुत सारे साथियों की अच्छे बैठने की क्षमता होती है कि हम 4 घंटे बैठ जाएँगे, पढ़ लेंगे, 3 घंटे बैठ जाएँगे, पढ़ लेंगे। लेकिन हम उस एज ग्रुप में प्रवेश कर चुके हैं कि अभी बहुत से लोगों को आधा घंटा बैठना भी मुश्किल पड़ेगा या 1 घंटा बैठना भी उन्हें मुश्किल पड़ेगा। तो हमें इस मामले में दूसरे से कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है। जो हमारी जितनी क्षमता है, हमें उतना पढ़ना है और हमें धीमे-धीमे आदत डालना है पढ़ने की। जो रीडिंग हैबिट है, वो हमें धीमे-धीमे डालना है। हमें पहले अपने कोई पसंद का सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको आधा घंटा स्टार्ट करेंगे, फिर 1 घंटे तक ले जाएँगे, फिर 2 घंटे तक और ऐसे 3 घंटे तक, मतलब हमें अपने इतना समय देना है कि हमारा जो सिलेबस है टीईटी का, वह कंप्लीट हो जाए और हमारी तैयारी हमारे अकॉर्डिंग पूरी हो जाए। तो इसलिए हमें अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ना है, इसमें किसी के कहने पर कि हमें 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे इस तरह से हमें अपना टाइम टेबल नहीं बनाना है। अब इसमें ज़्यादा लोगों से सलाह नहीं लेना है। जी हाँ, ज़्यादा लोगों से सलाह कि भैया हमारा टीईटी का एग्ज़ाम कैसे होगा? कुछ बताइए और क्या करें, क्या ना करें? तुम्हारा तो एग्ज़ाम निकल गया है, आप हमें कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए। तो ऐसे ज़्यादा लोगों से यदि हम सलाह लेंगे तो हर व्यक्ति की सलाह हमें भिन्न-भिन्न मिलेगी और हम फिर इसका जो परिणाम होगा, वह होगा कि हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और हमें जो उद्देश्य जो हमें परीक्षा को पास करने का है, वह हम निश्चित समय में उसको क्रॉस नहीं कर पाएँगे, हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाएँगे, हम भ्रमित हो जाएँगे। और दूसरा है कि सकारात्मक रहें, आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कीजिए। जो भी व्यक्ति नकारात्मक बातें कर रहे हैं, उनसे आप दूरी बनाइए और जो व्यक्ति आपके लक्ष्य में आपका सहयोगी बन सके, आपको कुछ पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी भर सके या आपको थोड़ा मोटिवेट कर सके, उसके संपर्क में रहिए और उससे बात कीजिए और आप खुद और मोटिवेट रहिए और अपने दूसरे जो साथी हैं, उनको भी मोटिवेट करिए। क्योंकि यह दौर वह है कि जब हमें मोटिवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो हमें अपने जो हम इतनी तैयारी से दूर हो गए थे, तो बिना मोटिवेशन के हम उस तैयारी को स्टार्ट नहीं कर पाएँगे और हम एक-दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारा भला तो होगा ही होगा, सामने वाले व्यक्ति का भी भला हो जाएगा और हमारा एक साथी टीटी पास कर जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ याद रखने की है कि टीईटी कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि हम इसको हौवा बना लें। जी हाँ, एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसको बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से इसको निकाला जा सकता है और ना ही इतना इसमें कन्फ्यूज़ होना है कि भाई हमारा निकल पाएगा या हम इसको कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। आप बिल्कुल कर पाएँगे, बस आपको आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल करेंगे और 100% करेंगे और बिल्कुल इस एग्ज़ाम को आप निकाल लेंगे। अभी कुछ हम पढ़ाई के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं
कि हमें किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो जो इसकी जो रणनीति है कि हम किस तरीके से अपना अध्ययन की शुरुआत करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो एक कारगर रणनीति हो सकती है, इस पर आप लोग विचार कीजिए कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस, जो टीईटी परीक्षा का जो सिलेबस है, उसको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए और एक चार्ट पेपर पर लिखिए और उसको क्या है अपने दीवार में लगा लीजिए। तो इससे क्या फायदा होगा कि सिलेबस आप जब इसको लिखेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी कि हमें सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक हैं, हमारे मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, हिंदी भाषा में कौन कौन से टॉपिक हैं, एनवायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक हैं, या लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक हैं। ये आपको सब पूरा याद हो जाएगा, आधे से ज्यादा याद हो जाएगा और आपको पता होगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो ये रणनीति इसलिए है, इसलिए सिलेबस को अपने हैंड राइटिंग में जरूर लिखिए, आप चार्ट में लिखिए, आप अपने नोटबुक में लिखिए, सब जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका सिलेबस अलग अलग आप नोट कीजिए। अच्छा, दूसरा इसके बाद में आपको जो स्टेप लेना है, उसमें आपको क्या करना है कि जो पीवाईक्यू है उनको आपको सॉल्व करना है। जो अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका मार्केट में आप जाके उनका पीवाईक्यू खरीद लाइए, पुस्तक के रूप में आपको मिल जाएगा और उन सबको आप सॉल्व करिए। यहाँ आपके मन में एक डाउट आएगा कि हमारी साहब तैयारी तो है नहीं है और हम पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको उन्हें पढ़ना है, उनके आंसर पढ़ना है, बस इतना ही बहुत है। इसमें आपको क्या होगा, इससे आपको दो चीजें पता लगेंगी। एक तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है, मतलब ये क्वेश्चन आता कहाँ से है, और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है, इसकी डेप्थ पता लगेगी, क्वेश्चन की गहराई पता लगेगी कि कितना पढ़ें, हम किस मात्रा में पढ़ें कि हमारा जो टीईटी का जो एग्जाम है वह क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है कि कोई भी एक ऑथेंटिक अध्ययन सामग्री आपको मार्केट से परचेज करनी है। भले ही अब वो ऑथेंटिक होना चाहिए, भले ही आप कोई बुक्स खरीद लें या कोई गाइड खरीद लें आप, या कोई नोट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यह आपको देखना है कि वह प्रमाणित होना चाहिए, उसमें क्या है त्रुटियां नहीं होना चाहिए। पता चले आपने कोई नोट्स खरीद लिए और उसमें कोई फैक्ट गलत गलत लिखे हैं और वही संयोग से एग्जाम में आ गया, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो प्रमाणित पब्लिकेशंस हैं उन पर विश्वास करें और उसको पता लगाएं कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं और जिसमें त्रुटियां कम हैं, उनको आप खरीदें और उसको ही पढ़ें। और हर सब्जेक्ट के लिए केवल एक बुक का ही चयन करें कि जैसे मान लीजिए 1 से लेकर जो 5 तक की जो टीटी परीक्षा है, उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए केवल एक स्टैंडर्ड बुक रखिए आप, उसको आप उसी से आपको तैयार करना है। आपको किसी नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको किसी भी गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहले उसकी आप एक रीडिंग लगाइए। इससे आपका 70 से 80% जो भी मटेरियल है वो लगभग सारी बुक्स में सेम होता है, सारे टॉपिक सेम होते हैं, वो उतना आपका क्या हो जाएगा, उससे आपका बेस बन जाएगा। फिर इसके बाद में आपके जो ग्रुप में कोई अध्ययन सामग्री आ रही है या कुछ भी ऐसा मिल रहा है आपको कि जो आपने पढ़ा है उसमें नहीं था, तो उसको अपने नोट्स में आपको नोट कर लेना। ध्यान रहे कि आपको जो भी पढ़ना है उसके आपको नोट्स अपने हैंड राइटिंग में जरूर बनाने हैं, अन्यथा आप किसी भी चीज का रिवीजन नहीं कर पाएंगे और सारी चीजें आप परीक्षा के समय भूल जाएंगे। इसलिए नोट्स बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में जब आपके पूरी तैयारी हो जाए, पांचों सब्जेक्ट आपके जब तैयार हो गए, इसके बाद में आपको फिर प्रैक्टिस सेट करने हैं। मार्केट में तमाम प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तमाम कोचिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करवाने के लिए, उनको अब आप प्रैक्टिस सेट को आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक क्या है, कंप्लीट रणनीति हो जाएगी। अभी हम आने वाले और वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी तो मैंने आपको केवल इसका जो खाका है वह तैयार करवाया है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। दोस्तों, अभी हम एक चुनौती पर चर्चा कर रहे थे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूर हो गए हैं, लेकिन हमारे सामने यह एक प्लस पॉइंट है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें हमें केवल पढ़ना है और पढ़ाना है, बस हमारे पास क्या है, यह दो काम है। और इन दोनों ही कामों से हमारे ज्ञान में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। और यह क्या करेगा, हमारे कंपटीशन में हेल्प करेगा। मित्रों, देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश टीईटी का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, कोई भी टीईटी का एग्जाम हो, उसमें कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक की जो बेसिक बुक्स हैं जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनमें चाहे वह हिंदी हो और चाहे वह अंग्रेजी हो
या आपका गणित हो या आपका जो भी सोशल साइंस हो या साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट है, इन सबसे आपका कम से कम 50 से 60% प्रश्न आपको उनसे सीधे-सीधे मिल जाएँगे। यदि आपकी कक्षा 4 से लेकर के 8 तक की जो किताबें हैं, जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का जो पाठ्यक्रम है, उन पर आपने अच्छी पकड़ बना रखी है, तब फिर आपको इस एग्ज़ाम को पास करने में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यह बिल्कुल 100% सत्य है। यदि आपका लेकिन उन पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए यदि आपकी अभी जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है या मान लो किसी चीज़ पर पकड़ नहीं है, तब फिर आपको ये करना है कि अभी आपको अपने विद्यालय में उसी सब्जेक्ट को बार-बार पढ़ाना है और खुद से पढ़ना है, उन्हीं किताबों से पढ़ना है, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। इससे आपको 2 लाभ होंगे, एक तो आपकी जो बेसिक्स होंगे वह क्लियर होंगे। कारण कि यदि किसी सब्जेक्ट में हमारे बेसिक्स कमज़ोर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम आगे के टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएँगे। मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स मिलती हैं, उनमें बेसिक्स पर चर्चा नहीं की जाती है। उनमें तो सीधा-सीधा एक अपर लेवल से दिया गया होता है। तो इसके लिए यह जो हम अपने बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, उसको हम यदि तैयार कर लें, तो हमारे बेसिक्स भी तैयार हो जाएँगे। दूसरा क्या हो जाएगा, तैयारी का जो आपका जो स्तर है, वह परीक्षा के अनुकूल हो जाएगा, जिससे आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को क्रॉस कर पाएँगे। तो हमें कक्षा 4 से लेकर 8 तक के जो बच्चों को हमें बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी परीक्षा या किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए सफलता के जो मूल मंत्र हैं, वह 3 ही हैं कि दृढ़ संकल्प, यदि हम संकल्प हमारा दृढ़ है कि नहीं हमें इस एग्ज़ाम को क्रॉस करना है, निश्चित रूप से हम कर ले जाएँगे। अथक परिश्रम, मेहनत लगेगी, बिल्कुल होगा और मजबूत आत्मविश्वास, हमें अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं करना है। यदि हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ गया, तब हम फिर कुछ नहीं कर पाएँगे, किसी टारगेट को हासिल नहीं कर पाएँगे। इसलिए इन 3 सूत्रों को बिल्कुल अपने मन मंदिर में बिठा के रखिए और निश्चित रूप से हम उस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करेंगे। जब मित्रों हम अपने लाइफ में, अपने जॉब में, अपने कार्यक्षेत्र में जब हम पूरे समाज को राह दिखा रहे हैं, पूरे समाज का निर्माण कर रहे हैं, बच्चों को पथ प्रदर्शक हैं हम, तो क्या ये टीईटी का एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन गढ़ रहा है, तो उसके लिए एक ये छोटा-सा एग्ज़ाम क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम निश्चित रूप से बस आत्मविश्वास रखेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे और अथक परिश्रम करेंगे, तो टीईटी तो बहुत छोटी चीज़ है। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अब हम एक गुरु के रूप में हैं और हमारे जो बराबरी के जो हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, सब लोग इकट्ठा मिलकर के एक एग्ज़ाम उसी एग्ज़ाम को देंगे, टीईटी एग्ज़ाम को देंगे। तो यह एक बड़ी विडंबना की बात तो है, लेकिन जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अपने शिष्यों के साथ लड़ना पड़ा था। हालाँकि उनका जो पक्ष था, जो कौरवों का वह पक्ष लेकर लड़े थे, तो वह अधर्म का पक्ष लेकर लड़े थे या अन्याय के पक्ष में लड़ रहे थे, इसलिए उनकी हार हुई। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो गुरु लोग हैं और हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम धर्म के पथ पर लड़ रहे हैं और एक कहावत भी है, यतो धर्मस् ततो जया, जहाँ धर्म होता है, वहीं पर विजय श्री भी होती है। तो इसलिए निश्चित रूप से हम लोग धर्म के पथ पर हैं और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी यह टैगलाइन है, यतो धर्मस् ततो जया। तो निश्चित रूप से हम लोग धर्म के पथ पर हैं और संघर्ष के पथ पर हैं, तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी और हमें निश्चित रूप से इस घटना से प्रेरणा लेनी चाहिए। मित्रों, एक रणनीति निर्धारित कीजिए और उसके अनुसार बिल्कुल समयबद्ध तरीके से उस रणनीति का पालन कीजिए। निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेंगी और हम टीईटी के एग्ज़ाम को ज़रूर पास करेंगे। बस इतना ही। जय हिंद, जय शिक्षक और शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।